Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying कैथरीन बेल्सेस book Critical Practice. तो क्रिटिकल प्रैक्टिस में कैथरीन बेल्से ने बहुत सी थ्योरीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो आज हम उनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ मॉडर्न थ्योरीज बाय बेल्से। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कैथरीन बेल्सेस क्रिटिकल प्रैक्टिस इज एक्चुअली अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरीज। कि उसकी जो बुक क्रिटिकल प्रैक्टिस है ना, उसमें वो बहुत सी मॉडर्न और क्रिटिकल थ्योरीज उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। द बुक इज़ अबाउट सीमेंटिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ मीनिंग। ये बुक जो है ना, सीमेंटिक्स के बारे में है कि यानी किसी चीज़ का, किसी टेक्स्ट का मतलब क्या निकाला जाता है। द प्रॉब्लम इज़ वेयर द मीनिंग लाइज इन द पीस ऑफ लिटरेचर। के किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में, वो चाहे नॉवल है, चाहे स्टोरी है या ड्रामा है, उसका मीनिंग कहाँ पे होता है। बेल्से आइडेंटिफाई 6 पॉसिबल अप्रोचेज टू लोकेट द मीनिंग। अब बेल्से ने जो है ना, वो 6 जो थी ना अप्रोचेज बताई हैं, 6 जो है मुमकिनात बताई हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। एटलीस्ट 6 थ्योरीज अबाउट सीमेंटिक्स हैव बीन थोरोली परस्यूडेड बाय हर। अब ये है कि तकरीबन 6 थ्योरीज हैं जो कि सीमेंटिक्स के बारे में हैं, जिनको उसने बयान किया है। व्हाट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी क्या है और इससे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को क्या फ़र्क पड़ता है। वेयर डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट का माइनिंग जो है कहाँ से निकालते हैं। इन द ऑथर्स हेड, क्या वो ऑथर के हेड में होता है, मतलब जो राइटर होता है उसके दिमाग में होता है, और इन द रीडर्स या फिर किसी रीडर के माइंड में होता है। और डू वी इंस्टेड मेक मीनिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इट सेल्फ, या फिर जब हम इसको रीड करते हैं तो तब इसका कोई मीनिंग जो है विड्रॉ करते हैं। इफ़ सो व्हाट पार्ट डू और वैल्यूज़ प्ले इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब हम किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं या इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कौन सी चीज़ है वो जो अहम रोल प्ले करती है। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्स्ट। और एक टेक्स्ट को लिखने का मकसद क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है। Catherine Belsay considers these and other questions concerning relation between human beings and language, readers and text, writing and cultural politics। अब कैथरीन बेल्से जो है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखती है कि इंसानों का और लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है, रीडर का और टेक्स्ट का क्या ताल्लुक है, राइटिंग का और कल्चरल पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है। Assuming no prior knowledge of post-culturalism, critical practices guides the reader confidently through the maze of contemporary theory। अब critical practice जो उसकी बुक है ना, जो कैथरीन बेल्से की, उसमें उसने ये जो कंटेम्प्रेरी व्यूज़ थे या ओल्ड थ्योरी थी ना, उनसे बिल्कुल हट के बयान दिया। इट सिंपली एंड लूसिडली एक्सप्लेन्स द व्यू ऑफ की फिगर्स सच एज लॉयस अल्थुसर, रोनाल्ड बर्थस, जैक्वेस लेकन एंड जैक्वेस डेरिडा एंड शोज देयर थ्योरीज एट वर्क इन द रीडिंग ऑफ फेमिलियर लिटरेरी टेक्स्ट। अब क्या था कि कैथरीन बेल्से ने ये और भी बहुत से क्रिटिक थे जिनकी थ्योरीज को उसने रीड किया, उनकी बुक्स को रीड किया। क्रिटिकल प्रैक्टिस आर्ग्यूज दैट थ्योरी मैटर्स बिकॉज इट मेक्स अ डिफरेंस टू व्हाट वी डू एंड व्हेन वी रीड। क्रिटिकल प्रैक्टिस में ये पैराग्राफ आप यहीं तक करेंगे, लिटरेरी टेक्स्ट तक। आगे नेक्स्ट पे आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ जनरल अप्रोचेस of the critics in that is that one should have a common sense view of literature। इसके अलावा एक और उसकी जो है वो थ्योरी है, एक और कंसेप्ट है कि लिटरेचर में जो समझने के लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। वी शुड सी व्हाट द स्टोरीज सिंपली शो एंड देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू द थ्योरेटिकल अजम्पशन। हमें जो है, जब हम किसी भी स्टोरी को रीड करते हैं तो हमें जो है देखना चाहिए कि उनमें उनका बयान करने का मकसद क्या है और उस कहानियों के ज़रिए हमें क्या चीज़ दिखाई जा रही है, और हमें उसकी थ्योरेटिकल अजम्पशन में नहीं जाना चाहिए। देन व्हाट इज़ मेंट बाय कॉमन सेंस। तो फिर कॉमन सेंस का क्या मतलब है। कॉमन सेंस एज्यूम्स दैट valuable literary text that or in a special way worth reading tell us truth about the period which produced them। कॉमन सेंस जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट में के उस पार्ट को कहा जाता है जिसमें जो रीडर होता है वो रीडिंग करता है किसी खास पीरियड की टेक्स्ट की, अबाउट द वर्ल्ड इन अ जनरल और ह्यूमन नेचर एंड डैट इन डूइंग सो दे एक्सप्रेस द पर्टिकुलर परसेप्शन द इंडिविजुअल इनसाइट ऑफ देयर ऑथर्स। तो जिससे जो है जब टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो हमें उसके ऑथर की, इंडिविजुअल्स का, उसके इंसाइट्स का, उसके माइंड का पता चलता है। कॉमन सेंस अपीयर्स ऑब्वियस बिकॉज इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन द लैंग्वेज वी स्पीक। कॉमन सेंस। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने कॉन्सेप्ट ऐड करना है कॉमन सेंस वाला। कॉमन सेंस वाला अभी इधर से आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो मैंने आपको जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन करवाया है, एक पैराग्राफ ने आपने उसमें से लेना है। उसके बाद का आइडियोलॉजी पे आ जाते हैं। नाउ फ्रॉम कॉमन सेंस वी टर्न टू आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड इन स्पेसिफिक डिस्कोर्स। अ डिस्कोर्स इज डैट, डिस्कोर्स जो है ना वो टेक्स्ट को ही कहते हैं। डिस्कोर्स इज डैट डोमेन ऑफ लैंग्वेज डैट मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग। डिस्कोर्स मतलब किसी भी टेक्स्ट में जो टॉकिंग होती है या पर्टिकुलर वे होता है किसी लैंग्वेज को
बयान करने का। आइडियोलॉजी इज़ द सम टोटल ऑफ और रिस्पॉन्स टू लाइफ। आइडियोलॉजी जो है हमारा पूरी लाइफ को जो रिस्पॉन्स होता है उसके सम को कहा जाता है, उसके कंक्लूजन को कहा जाता है। ऑब्वियसली दिस इंक्लूड्स और रिलीजियस रिस्पॉन्स एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर टाइम्स। सो व्हाट वी कॉल कॉमन सेंस इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। कि क्या है कि मतलब जो भी आइडियोलॉजी जो होती है ना, हमारा जो नज़रिया होता है वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मतलब वो रिलीजियस भी हो सकते हैं कि हमारा मज़हब के बारे में क्या नज़रिया है, हम किस अकीदे को मानते हैं, किसको नहीं मानते, या फिर पॉलिटिकल भी हो सकता है कि हम किस चीज़ों को किस तरह से कंसिडर करते हैं। पैराडॉक्सिकली इट इज़ अ मच मोर कॉम्प्लेक्स टर्म थ्रो द वर्ड कॉमन सेंस इज इट सेल्फ अ वेग टर्म। तो कॉमन सेंस जो है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉमन सेंस यानी कैथरीन बेल्चे की जितनी भी वो थ्योरीज है ना, वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हैं, अनक्लियर हैं। टी एस इलिट कॉल्स इट सेंसिबिलिटी एंड रेमंड विलियम कॉल्स इट ट्रेडिशन। कि अब इस चीज़ को टी एस इलिट ने सेंसिबिलिटी के नाम से जाना है और रेमंड विलियम इसको ट्रेडिशन के नाम से कहता है। आगे ऑथर ओरिएंटेड थ्योरी कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर। तो ऑथर ओरिएंटेड के ऑथर ने जो है टेक्स्ट को कैसे लिया था, जब उसने वो लिटरेरी वर्क कर रहा था या कोई आर्ट ऑफ वर्क लिख रहा था, तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। दिस सुजेस्ट दैट द मीनिंग लाइज इन द माइंड ऑफ द राइटर। इसका ये मतलब है कि यानी जो टेक्स्ट के जो मायने होते हैं वो राइटर के माइंड में होता है। दिस हैज़ बीन कॉल्ड एक्सप्रेसिव रियलिज्म। इसको एक्सप्रेसिव रियलिज्म भी कहते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन पहले कर लिया हुआ है। एंड नॉर्थ सॉफ्ट फायर्स कॉल्स इट लिटरेरी इंपीरियलिज्म। और एक जो है एक क्रिटिक हैं जिनका नाम नॉर्थ सॉफ्ट फायर है, वो इसको लिटरेरी इंपीरियलिज्म भी कहते हैं। इफ द मीनिंग आर इन द माइंड ऑफ द राइटर देयर विल बी ओनली वन मीनिंग विच इज़ इन द माइंड ऑफ द राइटर। कि अगर हम इस थ्योरी को जो है कंसीडर करें तो फिर किसी भी टेक्स्ट का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, वो जो कि राइटर के माइंड में होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। प्लॉटो थिंक्स दैट पोइट्स आर आउट ऑफ देयर सेंसेस व्हेन दे आर राइटिंग अ पोइम। प्लॉटो कहता है कि जब कोई पोइट कोई पोइम लिख रहा होता है तो वो अपने होश में नहीं होता। मैन कैन फील द प्रेशर्स ऑफ लाइफ विच ही मे बी नॉट बी एबल टू कम्प्रीहेंड। कि हो सकता है कि वो लाइफ के जो है दबाव से, ऐसे किसी प्रेशर से, ऐसे किसी टेंशन से गुजरा हो कि जो जिसकी उसको समझ ना आ रही हो। मैन ऑफ टुडे सफर्स फ्रॉम एंग्जाइटी बट ही डज नॉट नो इट। कि आज का जो इंसान है वो एंग्जाइटी, बेचैनी से का सामना है उसको, लेकिन वो समझ नहीं पाता। वॉट एवर द पोइट सेज टू हिमसेल्फ ही मे नॉट बी कॉन्शियस ऑफ इट। के ये भी हो सकता है कि पोइट जो लिख रहा है उसको खुद भी समझना, वो खुद भी उसके बारे में ना जानता। सो द पोइट डज नॉट क्रिएट मीनिंग। इसलिए पोइट जो है वो मीनिंग क्रिएट नहीं करता। मतलब प्लॉटो ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो राइटर के माइंड में नहीं होता। एक्चुअली वॉट एवर ही राइट्स इज द आउटकम ऑफ द एटमोसफियर ऑफ वॉट ही मे नॉट बी कॉन्शियस। के ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी राइटर ने वो लिखा हो जिसके बारे में उसे खुद भी ना पता हो। इट मे नॉट बी द रिजल्ट ऑफ हिज मेडिटेशन। लाजमी नहीं कि उसने जो भी लिखा है वो उसकी मेडिटेशन का, उसके गौर फिक्र का ही नतीजा हो। इट मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ लाइफ इन दिस वे द notion and that the meanings are only in the mind of author has been rejected by Bellsay because it is difficult to locate exactly what the poet intends to say and what the poem itself says. तो इसलिए प्लॉटो के इस व्यू की वजह से जो कैथरीन बेल्से है उसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट के मीनिंग्स होते हैं वो राइटर के माइंड में होते हैं, बल्कि राइटर के माइंड में टेक्स्ट के मीनिंग्स नहीं होते। क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो उसने जो भी लिखा हो किसी वजह से लिखा हो या किसी लॉजिक से लिखा हो। there is another possibility of reaching the meaning and that is through reader oriented method। एक हमने पढ़ा है जो राइटर ओरिएंटेड मेथड है, दूसरा है रीडर ओरिएंटेड मेथड। के टेक्स्ट के जो मीनिंग होते हैं वो रीडर निकालता है। इट मीन्स दैट मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी पीस लाइज इन द माइंड ऑफ द रीडर। इसका ये मतलब है कि लिटरेरी पीस के या लिटरेरी वर्क के जो मीनिंग होते हैं वो रीडर के माइंड में होता है। इट रिलेट्स टू व्हाट इज कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ द रीडर। तो इसका ये मतलब है कि रीडर की क्या टेंशन है जब वो स्टडी कर रहा है। सो द ऑथर डज नॉट क्रिएट मीनिंग। तो इसलिए ऑथर जो है वो मीनिंग क्रिएट नहीं करता, बट इट इज़ एक्चुअली द माइंड ऑफ द रीडर। इन दिस वे द ऑथर बिकम्स इररेलिवेंट। इसलिए ऑथर जो होता है वो अपने वर्क करने के बाद इररेलिवेंट हो जाता है, उसका रिलेशन खत्म हो जाता है, बाकी अगला काम जो है वो रीडर पे आता है। So a piece of work is open to any interpretations as every reader will have a different approach to same piece of work। कि ये जो है कि हर रीडर की अपनी थिंकिंग पावर होगी, वो हर अपने लिहाज से उसको लेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं आप लोगों से कोई भी हम नावल या कोई ड्रामा शुरू करने जाते हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप सबने इसकी समरी को रीड करना है और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो किसी भी स्टूडेंट की जो एक्सप्लेनेशन होती है वो सेम नहीं होती। हर इंसान, हर स्टूडेंट जो है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देता है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो वॉइस मुझे सेंड करता है। इट सुजेस्ट दैट ईच वर्क ऑफ राइटिंग ऑलवेज हैज़ मल्टीपल मीनिंग। तो इसका ये मतलब है कि राइटिंग के मल्टीपल मीनिंग्स बन जाते हैं। द मेथड ऑफ अप्रिशिएटिंग अ पीस ऑफ वर्क इन विच ऑथर बिकम्स इरेलीवेंट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर। अब ऐसी थ्योरी जिसमें, ऐसा मेथड जिसमें जो राइटर होता है या ऑथर होता है वो इरेलीवेंट हो जाता है, उसको
थ्योरी ऑफ डेथ ऑफ ऑथर भी कहते हैं। बेल्से सीम्स टू रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ द डेथ ऑफ ऑथर। बेल्से ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इन दिस वे द पीस ऑफ लिटरेचर में हैव अ 1000 मीनिंग एट वन टाइम, क्योंकि इससे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना। अब जितने लोग पढ़ेंगे उतनी ही ओपिनियंस बनेंगी, उतनी ही राय बनेगी, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। आगे देखिए, विम सेट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म एंड ही कॉल्स इट एन इंटरनेशनल फेलिकी, सो द मीनिंग आर नीदर इन द माइंड ऑफ ऑथर नॉर इन द माइंड ऑफ द रीडर। तो अब जो विमसेट थे उन्होंने इन दोनों थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया, जो है रीडर वाली को भी और ऑथर वाली को भी। वो कहता है कि जो टेक्स्ट के मीनिंग होते हैं वो ना तो ऑथर के माइंड में होते हैं ना तो रीडर के माइंड में होते हैं। आइडियोलॉजी इन दिस वे इज बोथ रियल एंड अनरियल बट इट इज़ नॉट एन एवरी मैन्स रीच। वो कहता है कि आइडियोलॉजी जो होती है वो रियल भी होती है और अनरियल भी होती है, उसकी दोनों काइंड्स होती हैं। टू फाइंड मीनिंग इन आइडियोलॉजी वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी एटमॉस्फेयर एंड आल्सो वी नीड हाई इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि किसी भी आइडियोलॉजी को समझने के लिए या किसी भी चीज़ का मतलब समझने के लिए हमें अपने ज़माने की जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, अपने आसपास का हमें जो है पता होना चाहिए, और हाई इंटेलिजेंस की इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू रिकनसाइल डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइफ सच एज द एब्सर्ड एक्सटेंशलिज्म एंड एसेस्ट्रा बेल्से सेज। मतलब यानी इस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एब्सर्ड, हमने वो ड्रामा पढ़ा था ना वेटिंग फॉर गॉडो, उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला क्वेश्चन भी अभी हमने करना है, बल्कि ये वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा। But according to Althusser, ideological practices are reported and reproduced in the instruction of our society, which he calls ideological। ये पैराग्राफ आप स्किप कर दें चाहे। आगे देखिए, देयर इज अनदर वे ऑफ रीचिंग द मीनिंग। एक और तरीका होता है किसी भी चीज़ के मतलब तक पहुंचने का। द मीनिंग लाइज इन द समथिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रीडर एंड द ऑथर, कि जो रीडर और ऑथर के दरमियान में पाया जाता है। इफ़ इट इज़ सो देन वेयर डज द मीनिंग लाई, तो फिर ऐसा है कि मतलब कहाँ पे होता है। बेल्स आइडेंटिफाइज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग द मीनिंग एंड दैट इज़ थ्रू आइडियोलॉजी। तो उसने बेल्से ने एक दरमियान वाला रास्ता इंट्रोड्यूस करवाया जिसे आइडियोलॉजी कहते हैं। बाय आइडियोलॉजी शी मीन्स दिस होल इन्वायरमेंट इन विच वन लीव्स, कि यानी आइडियोलॉजी मतलब जिस माहौल में वो रहता है ना, उससे जो है वो टेक्स्ट के मीनिंग निकलते हैं। जिस एज में उसको पढ़ रहा होता है, जिस ज़माने में जिन हालात में पढ़ रहा होता है ना, उससे टेक्स्ट के मीनिंग निकलते हैं। एज शी सेज आइडियोलॉजी इज बोथ अ रियल एंड एन इमेजिनरी रिलेशन टू द वर्ल्ड। Again, she says, Althosis talks of ideology as a material practice in this sense, it exists on the behavior of people according to their belief। के उसका आइडियोलॉजी या फिर किसी भी टेक्स्ट को जब समझा जाता है तो वो वहाँ के लोगों के बिहेवियर पे या फिर उनके कायद के अकॉर्डिंग होती है। सो द आइडियोलॉजी इज़ इन द होल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस। तो आइडियोलॉजी जो है इन तमाम चीज़ों का मजमूआ है। उसमें फीलिंग्स भी आ जाती हैं, थॉट्स भी आ जाती हैं, कायद भी आ जाते हैं, ज़ुबान भी आ जाती है और प्रैक्टिस भी आ जाती हैं। Hamlet, which may not be clear in the mind of Shakespeare, we are confused only because Shakespeare has failed to give us all the facts of Hamlet's life। Hamlet जो है ना वो शायद इस वजह से इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था हुआ कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए थे कि शेक्सपियर ने हैमलेट की लाइफ के बारे में सारे हकायक बयान नहीं थे कि इलियट बिलीव्स दैट समथिंग इज मिसिंग समवेयर इन हैमलेट। जैसे कि हमने वो टी.एस. इलियट में वो हैमलेट व्यूज़ पढ़े थे ना, तो उसने कहा है कि वो पूरी तरह से उसको बयान नहीं कर पाया, उसमें कुछ मिसिंग है, अदरवाइज मीनिंग शुड ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ इफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव द फार्मूला दैट कंटेन्स अ फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इज देयर। कि जो उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जिसमें कहा था कि थॉट्स और फीलिंग्स का मजमुआ होता है, और यानी जो सीन चल रहा हो उसका बैकग्राउंड, उसकी हर चीज़, उसका प्लॉट उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो शेक्सपियर प्रेजेंट करने में फेल रहा था। इज देयर टी.एस. एलियट बिलीव्स दैट देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ विदाउट अ मीनिंग एंड दैट देयर मस्ट बी सम मीनिंग इन हैमलेट ऑल्सो। वो कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है बेमायनी या बेमकसद नहीं होती, टी.एस. एलियट कहता है। तो इसलिए जब उसने हैमलेट को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसका भी तो कोई मकसद होगा ना, वो भी इसको बताना चाहिए था। डेरिडा कॉल्स इट लोगों से, ये कट कर दें, इसको रहने दें आप। आगे देखिए, द प्रॉब्लम इज डैट टी.एस. एलियट कैन नॉट कंसीव दैट लाइफ कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व। अब मसला ये था कि टी.एस. एलियट इस बात को नहीं समझ सका कि वो जो है लाइफ एब्जर्ड भी हो सकती है। एंड परहैप्स दिस इज व्हाट शेक्सपियर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट, कि जैसे कि वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा जो है एक एब्जर्ड प्ले था, तो हो सकता है कि शेक्सपियर भी कोई एब्जर्ड चीज़ जो फजूल चीज़ होती है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हो। Shakespeare wants to show life as absurd, but T.S. Eliot already assumes that there must be a meaning in it। लेकिन क्या है, शेक्सपियर जो था वो कुछ absurd जो है रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन टी.एस. एलियट ने पहले ही कह दिया था कि हर चीज़ का कोई मायने होता है। Hamlet in the end concludes that there is divine intervention even in the fall of Sparrow। तो वो कहता है कि कोई भी चीज़ बेमायनी नहीं होती, बल्कि अगर एक चिड़िया जो है वो भी गिरती है ना, तो उसका भी कोई अकीदा होता है या उसके पीछे भी कोई राज होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीकिंग समथिंग दैट इज़ नॉट देयर डेरिडा कॉल्स एज मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस।
अब ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो किसी लिटरेचर में पाए जाते हैं कि जिनका कोई मीनिंग नहीं दिया जाता, तो फिर ऐसे इनको जो है डेरिडा ने मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस कहा है कि मतलब इनकी ये मेटाफिजिकल, आपने पढ़ा था ना कि जो बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको जो है डेरिडा कहता है कि मेटाफिजिक्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। ही सेज दैट इट हैज़ बीन द पिटफॉल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी दैट इट एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग, कि वो उसने वेस्टर्न फिलोसफी में अपने ये बताया है। आप ये पैराग्राफ स्टार्ट से नहीं करेंगे, आगे देखिए, ये इसी पैराग्राफ में आ जाए। दिस इज ऑब्जर्व्ड या सिलेट इज सीकिंग फॉर द मीनिंग विच इज इन द माइंड ओनली एंड विच इज़ नॉट देयर इन द प्ले, कि टी एस इलियट जो है वो इस एब्जर्ड प्ले के जो मायनी को मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं दिस इज ऑब्जर्व्ड, ये फजूल है। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रैम्प्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगिन ऑफ ब्रैकेट, कि जब वो वेटिंग फॉर गॉडो में ना व्लादिमीर और एस्ट्रोगिन दो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बेफजूल किसी जो है ना चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि गॉडो आएगा और उनको ये भी नहीं पता गॉडो है कौन, है वो दिखता कैसा है कौन नहीं है, वो आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन वो उसका वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर समवन हु डज नॉट कम एंड विल नेवर कम, कि वो किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो नहीं आता और कभी भी नहीं आएगा। इसके बाद आपने दरमियान से सारा स्किप कर देना है, इधर आ जाएं। ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर रिजेक्टिंग ऑल द कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजिकल क्रिटिकल assumptions, Belcher concludes that literature is an art of a language and it is only in the language and in the use of language that meaning lies। अब उसने सारी पिछली थ्योरीज जो थी उनको रिजेक्ट कर दिया वन बाय वन, और फिर कहती है कि जो लिटरेचर में जो मीनिंग होते हैं ना वो लैंग्वेज में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं, सपोज कि हमने बुक कहा है या फिर कैट कहते हैं, तो कैट का मतलब हमें पता है कि बिल्ली होती है, सब जानते हैं कि बिल्ली को कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बिल्ली कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कैट कहा जाता है और उर्दू में इसको बिल्ली कहा जाता है। तो मतलब मीनिंग जो है वो लैंग्वेज में पाया जाता है। मतलब कैट को अगर हम चेंज कर दें, बैट कर दें, रैट कर दें, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये पैराग्राफ भी आपने यहीं तक करना है। नेक्स्ट देखिए, प्लिंथ ब्रूक्स, विमसेट, टी एस इलियट एंड कैथरीन बेल्चर बिलीव दैट मीनिंग लाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम। फिर अब ये तीनों जो है ना, इन तीनों ने एक जो है बात पे राय कायम की है कि यानी मीनिंग जो होते हैं ना वो पोइम के स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। इट इज़ नीदर इन द रीडर्स माइंड नॉर इन द राइटर्स माइंड नॉर इवन इन द इन्वायरमेंट, कि ना जो मीनिंग है वो इन्वायरमेंट पे बेस करते हैं, एटमॉस्फेयर पे बेस करते हैं, ना रीडर्स पे डिपेंड करते हैं और ना ही राइटर्स पे। द मीनिंग लाइज इन द स्ट्रक्चर, तो मीनिंग जो है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। ये आपको सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? कमेंटिंग ऑन द मेथड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एप्रिशिएटिंग बाय मींस ऑफ आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, टी.एस. इलियट सेज दैट मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म इज नॉट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। अब टी.एस. इलियट जो है वो ये कहता है कि ये बहुत सी लाजमी नहीं होता कि क्रिटिसिज्म जो है एप्रिसिएशन की, पोइम के एप्रिसिएशन को ही कहते हैं। मतलब हम जब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं पोइम को, तो वो उसके कितने हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इट इज़ एक्चुअली ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ द पोइट, मतलब जब हम किसी पोइम को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो पोइम को नहीं कर रहे होते, हम एक्चुअली पोइट को कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट। द स्ट्रक्चरलिस्ट और फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स बिलीव दैट द ओनली कंक्रीट थिंग बिफोर अस इन द इज द पोइम। हमारे सामने जो सॉलिड चीज़ होती है वो पोइम होती है। डिकंस्ट्रक्ट इट एंड रीच द मीनिंग, हम क्या करते हैं कि उसके जो असल मायने जो राइटर ने लिखे होते हैं उसको तो तोड़ फोड़ देते हैं और एक नया मायने जो है वो डेवलप करते हैं। Cleanbrook has also adopted the same method in his book The Well-Wrought Urn while appreciating Keats' Ode on Aggression Urn। के क्लीनब्रूक की जो बुक वेल रॉट अर्न है ना, उसमें उसने जॉन कीट्स की हमने पोइम पढ़ी है ना, ओड ऑन अग्रेशन अर्न, उसकी तारीफ करता है। ही हैज़ शोन द पैशन ऑफ द पोइम एंड सिंसियरिटी ऑफ द पोइम। उसमें उसने बताया है कि पोइम जो है वो कितनी सिंसियर है और कितने इसमें जज्बात पाए जाते हैं। ही हैज़ ऑल्सो शोन हाउ कीट्स रिलेट्स डेथ एंड डिज़ायर मेटाफर सिमिलीज एंड सिम्बल्स। और उसके अलावा उसने ये भी एनालाइज किया है, ये भी बताया है कि कीट्स किस तरह से डेथ को, डिज़ायर को जो है वो मुख्तलिफ सिमिलीज और सिम्बल्स के इस्तेमाल से बयान करता है। By deconstruction of a poem, we mean that the poem must be divided into its various elements, diction, metaphor, paradoxes, rhyme, rhythm, forms, etc. कि जब भी किसी पोइम की डिसकंस्ट्रक्शन की जाती है, उसको जो है एनालाइज किया जाता है, तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं हम। टू द फॉर्मलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स, आइडियाज आर नॉट इंपॉर्टेंट। आइडियाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, स्किल इज इंपॉर्टेंट। जो राइटर की महारत होती है ना वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दे कंसिडर लिटरेचर एज अ स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। इससे पता चलता है कि किसी राइटर के पास किसी लैंग्वेज को यूज़ करने की स्किल कितनी है। दे आर नो एब्सोल्यूट मीनिंग कम थ्रो कॉन्स्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। जो मीनिंग होते हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ तजादात से या मुख्तलिफ कंपेरिजन से मिलते हैं। नाइट हैज़ नो मीनिंग, हमें रात का जो है कोई मतलब नहीं होता एक्सेप्ट एज कॉन्ट्रास्ट टू डे एंड लाइट टू डार्कनेस। लेकिन हमें पता चलता है कि जब दिन का मुवाजना रात से किया जाए तो दिन जो है वो लाइट को शो करता है और डार्कनेस जो है वो नाइट को शो करती है। Thus the meaning lies in the structure of a work of literature।
तो हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग जो होते हैं वो किसी भी लिटरेचर के वर्क के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पोएम वी हैव टू डीकंस्ट्रक्ट द पोएम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जब भी हमने किसी पोएम को समझना होता है हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। आफ्टर डीकंस्ट्रक्टिंग एंड एनालाइजिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इट वी सिंथेसाइज और थॉट अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स। फिर क्या करते हैं कि फिर हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसके रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन। इस प्रोसेस को रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं ऑफ द डीकंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स। मतलब जो हमने उसको एलिमेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया था ना, मतलब जब हम मैंने जैसे आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने का तरीका बताया है तो हमने कि हर जो है हर स्टेप को एक एक पैराग्राफ पे डिवाइड कर लिया है। तो हम हर पैराग्राफ में किसी में हम सिंबल्स को डील करते हैं, किसी में जनरल आइडिया बताते हैं, किसी में टाइटल को डिस्कस करते हैं, किसी में पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं, किसी में थीम्स की बात करते हैं। तो इस तरह से फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन द अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू बेल्से इज रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स क्रिएशन। तो उसका ये मतलब है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब जो है बेल्से के अकॉर्डिंग ये होता है कि उसके जो क्रिएट करने का प्रोसेस था ना उसको रिपीट किया जाए। वी डिकंस्ट्रक्ट द पोएम, हम पोएम को तोड़ते हैं एंड रीच द बेसिक मटेरियल ऑन द विच द पोइट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द पोएम। और उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि जिस लिहाज से उसने पोइट ने पोएम को लिखा था। टू सम अ बेल्सेज अप्रोच इट इज़ To sum up Bell's approach, इज़ द अप्रोच ऑफ अ स्ट्रक्चरलिस्ट कि बेल्से की अप्रोच जो है ना वो स्ट्रक्चरलिस्ट पे आके ख़त्म होती है कि उसने कभी पहले रीडर की बात की थी, फिर वो राइटर की बात की थी, फिर उसने कहा था कि लैंग्वेज में पाया जाता है, लेकिन एंड पे जो है कि वो कहता है कि पोइम जो है ना वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। शी रिजेक्ट्स ऑल द कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल थ्योरीज बिकॉज शी बिलीव्स दैट द मीनिंग लाइज इन द वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। अब उसने जितनी भी पिछली थ्योरीज थी ना उन सबको रिजेक्ट कर दिया और ये इस बात पे कंक्लूड किया कि यानी टेक्स्ट के जो रियल मीनिंग होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर में होते हैं। वी शुड नॉट कंसिडर द ऑथर, द टाइम, द इन्वायरमेंट, द आइडियोलॉजी एसेस्ट्रा। मतलब हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। व्हाट वी नीड इज़ टू कंसीडर द वर्ड्स ऑन द पेज। जो वर्ड्स पेज पे लिख दिए गए हैं, जो पोएम लिख दी गई है उसको समझना चाहिए। नाउ वर्ड्स, मेटाफर, सिमिलीज एंड सिंबल्स एंड देयर इंटरप्ले इज मोर इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल दैन गोइंग इनटू इट्स आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री। मतलब किसी भी हम बजाय इसके कि हम राइटर की हिस्ट्री के बारे में जाने, उसकी बायोग्राफी के बारे में जाने, बल्कि हमें पोएम को जो है डिकंस्ट्रक्ट करना होता है। फिर उसमें से डिफरेंट चीज़ें हमने निकालनी होती हैं, उसके वर्ड्स को, उसके मेटाफर्स को, उसके राइम स्कीम को, सिमिलीज को, सिंबल्स को, और फिर जाके उसको एक जो है प्रॉपर फॉर्म में उसको लिखना होता है।